साथियों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो टॉपिक देखे थे उसी में आज और एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखें। तो चलते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान से संबंधित हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको पहले तो हम लोग को समझना था, जो आपने समझा पिछले वीडियो में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पैटर्न है वो मैं समझा चुका हूं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से। अब चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ जो भी और तथ्य है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है उसको मैं यहां कंप्लीट करूंगा। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित बातें हैं वो पूरी हो जाएगी। तो हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, वितरण करने का, जिसमें ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के आधार पर इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग कक्षों और उप कक्षों में बांट देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात आती है तो जो भी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्रिया होता है वो 3 नियमों से बंधा हुआ है। और यही 3 नियम हम लोग को यहाँ पर देखना है एक करके। तो आज हम लोग इन 3 नियमों की बात करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में भी मैं पहला नियम के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर मैं आज उसको एक रिव्यू करूंगा ताकि आप तीनों को कंफर्टेबली अध्ययन कर सके। तो 3 नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित। एक नियम जो है नाम है हुंड्स रूल। तो ये ध्यान रखना है, हुंड्स रूल, जिसको हुंड का नियम भी कहते हैं। तो कई बार पूछा है हुंड के नियम के बारे में, तो आपको ध्यान रखना क्या है, इसको मैं अभी यहां पर आपके सामने बिल्कुल विस्तृत तरीके से बता दूंगा। दूसरा जो है उसका नाम है ऑफ बाउज प्रिंसिपल। तो ये ध्यान रखना है, ऑफ बाउज प्रिंसिपल या ऑफ बाउ का नियम। तो ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल। और तीसरा जो है उसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये 3 नियम है जिसको हम लोग को यहां पर एक एक करके स्टडी करना। तो हुंड्स रूल और बाउ प्रिंसिपल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसी को देखेंगे। एक एक करके मैं चर्चा करने जा रहा हूं और यही तीनों को आपको स्टडी करना। तो पहला जो है वो एक नियम है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम हुंड्स रूल कहते हैं। तो 3 रसायन शास्त्री के नाम पर, और रसायन शास्त्री का नाम और साथ ही साथ ये बात कि ये बातें किसने बताई और जो नियम है वो किसके लिए है, इसको यहां पर देखना। तो हुंड्स का नियम है, अर्थात ये हुंड ने दिया। तो गिवन बाय हुंड, ये ध्यान रखना। तो हुंड ने इसको बताया दुनिया को। तो हुंड ने दिया, और दिया जो विन्यास से संबंधित एक खास पैटर्न के लिए। और विन्यास से संबंधित क्या बताया, तो ये ध्यान रखना कि हुंड ने दिया था वो समान ऊर्जा वाले उपकक्ष, समान ऊर्जा वाले उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके को बताया। तो इलेक्ट्रॉन वितरण का माध्यम कैसे होता है, इसको समझाने का प्रयास किया। तो पहला तो ध्यान रखना है कि हुंड ने दिया। दूसरा ध्यान रखना है कि ये जो लागू होता है ये समान ऊर्जा वाले उपकक्ष के लिए होता है। तो समान ऊर्जा, चूंकि टोटल जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है परमाणु में, वो हमने पढ़ा था कि परमाणु के अंदर जो ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है जिसको ऑर्बिट या सब ऑर्बिट के रूप में देखते हैं, उसी को हम यहाँ समान ऊर्जा के रूप में यहाँ पर बताया गया है। अब समान ऊर्जा वाले उपकक्ष की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित बात आती है, और इसी में हुंड ने पहला नियम दिया समान ऊर्जा वाले उपकक्ष के लिए। तो मतलब यहां जब भी चर्चा होगी तो समान ऊर्जा वाले उपकक्ष की चर्चा होगी। अब यहां पर हम एक उपकक्ष लिख रहे हैं, जैसे एक उपकक्ष है S, तो S में जितना इलेक्ट्रॉन है सब समान ऊर्जा वाला।
अगर P लिखें तो P समान ऊर्जा वाला उपकक्ष है, या D है तो D में जितना इलेक्ट्रॉन है वो सब D वाला एक ही ऊर्जा में स्थित है। तो ध्यान रखना है S, P, D या F जो उपकक्ष होता है ये सब, ये अलग एनर्जी लेवल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। ये ध्यान रखना है कि एनर्जी लेवल S का अपना है, P का अपना है, D का अपना, F का अपना। तो S में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये ध्यान रखना है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, P में अधिकतम 6 भरते हैं, D में 10 भरते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरने का अधिकतम रेंज तो 2 है। और आपको पता होगा कि किसी भी उपकक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मतलब यहां एक उपकक्ष है तो 2 है तो 2 एक ही में रहेगा, तो सब एक ही में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां 6 है और 2 ही को रहना एक में, तो 6 को बांटेंगे तो P वाला जो होगा ये 3 समान ऊर्जा का कक्ष होगा, ये ध्यान रखना। अगर D वाले को बांटें तो 10 है, एक में 2 रहना है तो 5 समान ऊर्जा वाला उपकक्ष होगा। और अगर 14 है, एक में 2 रहता है तो यहां पर जो होगा वो 7 समान ऊर्जा वाला कक्ष होगा। तो ध्यान रखना है कि S वाले में 2 है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है S के एक ही उपकक्ष एक ही में भराएगा। लेकिन यहां पर P, D, F की बात करें तो यहां पर देख रहे हैं कि 3 समान ऊर्जा है या 5 समान ऊर्जा का ये सब उपकक्ष है। तो उपकक्ष है ये, और यहां ऊर्जा सब की समान है। P वाले की तीनों की समान है, D वाला 5 है वो सब समान है, और F वाला जो 7 है वो सातों एक ही जैसा। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसके बारे में हुन ने बताया और कहा क्या कि जब हम समान ऊर्जा वाले उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन को भरें तो नियम कहता है कि समान ऊर्जा वाले उपकक्ष का इलेक्ट्रॉन में जो वितरण होता है उस समय ये ध्यान रखना होता है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है पहले, और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, भरने के बाद बच जाए, सब में एक एक भर दिया जाए तो उसमें बच जाए, तो फिर यहां पर हम सभी को जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को जोड़े के रूप में भरते हैं। जोड़े मतलब पेयर्ड कर देते हैं, और यही कहना है हुंड का। जैसे हम आपको एग्जांपल दें कि एक P उपकक्ष है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन, P है जिसमें 6 है, तो P में 6 है तो P में हमने कहा एक उपकक्ष में 2 ही रह सकता, मतलब P में 6 को भरने के लिए 3 समान ऊर्जा वाला उपकक्ष है। तो यहां देखें तो एक समान ऊर्जा वाला 3 उपकक्ष है। अब 3 उपकक्ष है और 6 को भरना है, एक में 2 रह सकता। तो भरने का तरीका है कि आप ऐसे भर देते हैं इसको, तो 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 हो गया P6 का ये डिस्ट्रीब्यूशन। अगर P में 6 है तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब पेयर्ड हो गया। लेकिन अगर P में 6 के जगह P के 4 ही हो, मतलब P है और 4 ही इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों को अगर भरा जाए, और ऐसे अगर 3 उपकक्ष लें इसका समान ऊर्जा वाला 1, 2 और 3, तो 4 को भरने का तरीका 2 है। एक तरीका है कि जैसे यहां भरा हुआ है ऐसे भर दें तो भी 4 हो गया, लेकिन ये तरीका रॉन्ग है, ध्यान रखना, ये सही नहीं है। ऐसे भर देंगे तो हुंड के नियम का पालन नहीं होगा, और हुंड के नियम को ही फॉलो करके आपको भरना। तो 4 को ऐसे नहीं भरेंगे, तो भरेंगे कैसे? तो 3 बॉक्स को लें, और हुंड ने कहा क्या? तो कहा कि पहले सब में एक एक भर देना, और जब एक एक भर जाए तो फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसको जोड़ा लगा देना। तो पहले एक एक भरना है, बाद में जोड़ा में उन लोगों को पेयर्ड कर देना। अब यहां जैसे 4 है तो 4 के भरने का तरीका क्या है कि चारों को ऐसे भर दिया जाए, तो 3 एक एक में भर दिया। अब एक एक्स्ट्रा और है, तब यहां पर आकर के आप जोड़ा लगा सकते। तो 4 होगा तो यहां अगर 5 होता तो फिर यहां आता, 6 होता तो यहां आता, मतलब 6 था तो आपने भरा तो वहां अनपेयर्ड ही भरा पहले, फिर दोबारा पेयरिंग किया। यहां 4 है, आप सीधा पेयरिंग कर दिए तो ये गलत हो गया। इसीलिए यहां पर पेयरिंग सीधा नहीं करना होता है, पेयरिंग के पहले आपको सब में एक एक भरना था, फिर एक्स्ट्रा बच जाए तो आप उसको पेयर करें। तो ये जो है P4 का राइट डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का। ऐसा अगर हो तो मान लेंगे कि ये हुंड्स का नियम का पालन हो रहा।
तो जब भी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें उप कक्ष में तो इसी विधि से करें। तो पहला नियम हुंड्स का नियम। अब हुंड के बाद मैं दूसरा नियम यहां चर्चा करने जा रहा हूं, और दूसरा जो नियम है उसको ऑफ बाउज प्रिंसिपल कहते हैं। तो ऑफ वाउ का सिद्धांत है, और ऑफ वाउ ने क्या कहा इसको समझना। तो ऑफ वाउ इसके जस्ट उल्टा, यहां क्या है, जो भी बातें कही गई है वो समान ऊर्जा वाले उपकक्ष के, लेकिन यहां क्या है कि जो ऑफ वाउ का नियम है ये भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले उपकक्ष के लिए। तो भिन्न भिन्न ऊर्जा वाला उपकक्ष में जब इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो आपको इस ऑफ वाउ प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा। तो ये ध्यान रखना है भिन्न भिन्न ऊर्जा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समान ऊर्जा वाले के लिए हुंड्स रूल, और अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल, ऑर्बिट अलग है, ये सब ऑर्बिट अलग है। तो उस स्थिति में भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले उपकक्ष को ऑफ वाउ के सिद्धांत पर भरते हैं। ऑफ वाउ के सिद्धांत को ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर इसका उपयोग होता है। इसको एक और रूल के नाम जानते हैं जिसको N+L रूल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो N+L रूल के नाम से भी ऑफ वाउ प्रिंसिपल को जाना जाता है, ये ध्यान देना। अब आगे चलें तो कहते क्या है ऑफ वाउ। तो कहते हैं कि जब उपकक्ष या कक्ष की ऊर्जा अलग अलग हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जब भरें तो पहले आप उस कक्ष या उपकक्ष का चुनाव करें जिसकी ऊर्जा कम है। जिसकी उसकी ज्यादा है जिसकी ऊर्जा, उसको आप बाद में भरें। मतलब कहना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले लोअर एनर्जी को भरा जाएगा और बाद में हायर एनर्जी को भरे। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर आपको जब इलेक्ट्रॉन ऑफ वाउ के हिसाब से भरेंगे तो पहले निम्न ऊर्जा वाला उपकक्ष भरना, निम्न ऊर्जा वाला उपकक्ष को भरना, या उपकक्ष या कक्ष भी कह सकते हैं। तो कक्ष है तो कक्ष लेंगे, उपकक्ष है तो उपकक्ष लेंगे। तो ध्यान रखना है पहले निम्न ऊर्जा वाला उपकक्ष भरेंगे, और जब भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो बाद में उच्च ऊर्जा वाले उपकक्ष को भरा जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो जब इलेक्ट्रॉन भरना हो और भिन्न भिन्न एनर्जी लेवल का हो, किसी की ऊर्जा कम हो किसी की ज्यादा हो, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि पहले आप कम एनर्जी वाले को दें इलेक्ट्रॉन और बाद में ज्यादा एनर्जी वाले को। घर में भी एक कॉमन अनुभव होता है हम लोगों का कि घर में अगर बच्चे और बड़े हों और आप कोई सामान लेकर आए बाहर से, और सामान अगर डिस्ट्रीब्यूट ही करना है तो पहले बच्चों को दिया जाता। अगर बड़ों को पहले दे दिया जाए, बच्चे को ना दिया जाए, तो बच्चे तो घर में हंगामा कर देंगे, टॉफी मिला, और टॉफी अगर बच्चे को ना मिले और वो बड़े को पहले दे दिया जाए तो फिर बड़े को खाने नहीं देंगे, वो छीन लेंगे उनके हाथ से। तो बड़े शांत रहें इसके लिए पहले बड़े के हाथ में थमा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ बचता है तो भी बड़े खाते हैं। तो छोटे को पहले दे देना है फिर बाद में बड़े को देना। और इसी रूप में यहां ऑफ वाउ ने प्रिंसिपल को समझाया, और यहां पर N+L रूल जो ऊर्जा को समझा रहा है। तो N यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमारे जीएस के सिलेबस में नहीं, फाउंडेशन बैचेज में हम जहां पर ऑफलाइन चलता है नवजीवन कैंपस में वो सब कुछ हम बताते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि हम वो चीज कह रहे हैं बार बार कि वो चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए फ्रीक्वेंटली सवाल पूछेगा। तो यहाँ एक क्वांटम नंबर है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर को जोड़कर ऊर्जा लेवल को पता किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये PQN लिख रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर AQN को जोड़कर जो संख्या ज्यादा मिलेगा उसकी ऊर्जा, अगर संख्या का मान ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, अगर संख्या का मान कम है तो उसकी ऊर्जा कम होगी। और इस हिसाब से पहले कम वाले को भर देंगे फिर ज्यादा वाले को भरे, और इसको आप हमेशा ध्यान रखें। और N, L प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, चूंकि इन्हीं दोनों को जोड़कर उपकक्ष एनर्जी का पता चलता। अब इसको हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, आपकी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं ऑफ वाउ प्रिंसिपल का एक एग्जांपल जिसके द्वारा आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, इसको समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से और एजीमुथल क्वांटम नंबर से ऊर्जा लेवल को चुनना। अब हमने पढ़ा था, ऐसे पढ़े थे कि एक जब विन्यास लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। इसके बाद जो आता है हम भरते हैं। तो यहां पर क्या है, पहले इसको भरा, ये इसको भरा, ये पहला कक्ष है, कम ऊर्जा इसको भरा, इसके बाद ज्यादा ऊर्जा इसकी, इसको भरा, फिर तीसरे कक्ष में आ गए, उसकी ऊर्जा ज्यादा, उसको भरा। लेकिन यहां देख रहे हैं कि 4s जो है चौथा कक्ष है और 3 जो है तीसरा उपकक्ष है, और यहां तीसरा को भरने से पहले चौथा को भरा गया। और यहां पर अक्सर पूछेगा कि 3d को बाद में भरते हैं, बाद में भरा जाता, और 4s को पहले भरा जाता। इसका कारण क्या है? तो पहले भरा जाता है, ये बाद में भरा जाता। तो 3d बाद में भरते हैं क्योंकि 3d की ऊर्जा ज्यादा है, जो अफवाह प्रिंसिपल कहता। तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए हम पहले इसको भर देते हैं। इसकी ऊर्जा कम है, ये कम ऊर्जा है, इसलिए इसको पहले भरते हैं। तो 4s जबकि चौथा कक्ष में, 3d तीसरा कक्ष में, लेकिन 4 कक्ष में होते हुए भी चौथा कक्ष का ये उपकक्ष है, फिर भी इसकी ऊर्जा कम है क्योंकि n+l से मान इसका कम मिलता। और 3d तीसरा कक्ष में होने के बावजूद 4s से ज्यादा, क्योंकि n+l इसको जोड़ेंगे तो इसका मान ज्यादा मिलेगा। और यही वजह है कि 4s को पहले भरा जाता है जब विन्यास भरते हैं, और 3d को बाद में भरते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथियों इसको जरूर आप ध्यान रखें, वीडियो को सिस्टमेटिकली देखें और जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बेल बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन के बारे में बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाएं ताकि सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देखें, पूरा सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्ट के आधार पर रखने का प्रयास न करें। जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल विषय है। यहां पर आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक चीजों को आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ये अफवाहों का नियम के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहां ध्यान देना है कि हमने कहा कि 4s और 3d तो कैसे भरते हैं, तो n+l के हिसाब से। तो n+l जो होता है इसके हिसाब से भरा जाता है, जहां n हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और a जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3s का देखें तो 3s के लिए n+ लें 3s का, तो इसका जो वैल्यू है n का मान जो है यहां 3 है और s का मान 0 है। तो s जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, l का मान 0 है। क्योंकि जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है तभी वो s में जाता है, और जो मुख्य कक्ष होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 10 तो 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, s जो है वो 0 है। अब इसको जोड़ें तो 3s के लिए जोड़ेंगे तो 3 और +0 n+l करेंगे, यहां पर n+l का मान तो 3 + 0 3 मिलेगा, ये 3 आया वैल्यू। लेकिन अगर 3d को जोड़ा जाए तो 3d के लिए n+l लें तो 3d का अगर वैल्यू निकालें तो 3d का जो है n का मान जो यहां है 3 है और l का मान जो है यहां 4s है साथियों, 3s नहीं है 4s है। तो n बराबर 4, सॉरी इसको ध्यान रखना है, n बराबर 4 है और l बराबर 0 है। तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो यहां 4 आएगा, ये ध्यान रखना। तो 4s को पहले भर रहे हैं क्योंकि 4s में पहले गया इलेक्ट्रॉन, तो 4s में गया पहले, तो 4s में n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0। अब यहां जोड़े 4 + 0 4, लेकिन बाद में गया 3d में, 3d के लिए n का वैल्यू 3 जो कि तीसरा कक्ष में, और d वाला जो एजीमुथल क्वांटम होता है d, वो d के लिए उपकक्ष l का मान 0 के बाद 1 और 1 के बाद p, तो 0s के लिए 1 p के लिए और d के लिए 2 होता। तो ये ध्यान रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है तो उसको s उपकक्ष मानते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जब 1 होता है तो उसको p मानते हैं, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है तो उसको d मानते हैं, और जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है तो उसको f मानते हैं। इस प्रकार से एजीमुथल क्वांटम नंबर का निर्धारण है। अब 3d के लिए अगर n+l लिया जाए तो n+l लें तो n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, तो टोटल वैल्यू 5। तो यहां पर ध्यान रखें कि 3d के लिए 5 आया है जबकि 4s के लिए 4 आया। तो यहां पर चूंकि 4 इज लेस देन 5 मतलब इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसीलिए इसको पहले हम 4s को भर देते हैं, बाद में 3d को भरते हैं। चूंकि अफवाह का नियम ही कहता है
कि पहले आपको निम्न ऊर्जा वाले को भरना है, लोअर एनर्जी को भरना है, बाद में उच्च ऊर्जा वाले को भरना, और जो भरना है वो n+l के आधार पर भरना, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये दूसरा रूल जो आपको ध्यान रखना। तो समान ऊर्जा वाला उपकक्ष होगा तो हुंड रूल को याद करेंगे, और जब असमान ऊर्जा वाला होगा, अलग अलग उपकक्ष में भरना होगा या कक्ष में भरना होगा, तो फिर आपको अफबाउ का प्रिंसिपल ध्यान रखना होगा। तो ये दो नियम आपको ध्यान रखना। अब तीसरा नियम ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हम लोग देखेंगे यहां पर। तीसरा जो नियम, तो पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता। गिवन बाई यहां हुंड ने दिया, इसको ध्यान रखना कि इसे ये दिया गया था हुंड के द्वारा, ये दिया गया अफबाउ के द्वारा क्योंकि उन्हीं के नाम पर है, और ये दिया गया आपका पॉली के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है गिवन बाई पॉली। तो पॉली ने ही इस बात को बताया था कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है जब हम विन्यास लिखते हैं। एक्सक्लूजन मतलब होता है रोकना, किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, जिसको पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। और अपवर्जन प्रतिबंध क्या लगा हुआ इसको समझे यहां। तो यहां ध्यान रखना कि वितरण जब इलेक्ट्रॉन का करेंगे तो यहां पर अपवर्जन है, अपवर्जन या इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं प्रतिबंध, एक प्रोविजन है, एक रोक लगा हुआ है जो आप उस रोक को फॉलो करें। तो अपवर्जन का सिद्धांत कभी भी पूछ दे किसने दिया, तो पॉली ने दिया। अब क्या कहा इसको समझना, और कहा एक स्टेटमेंट सिंपल, कहा कि एक उपकक्ष में दो इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम संख्या समान नहीं होता है, यह कहना था पॉली का। यही कहना एक इंपॉर्टेंट नियम, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें, आपको ये मिलेगा। ये तो ध्यान रखना है कि एक उपकक्ष में दो इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम संख्या समान नहीं होता, यही बंधन लगा हुआ, कभी भी समान नहीं रखना। और जब समान नहीं होगा तो जब अपवर्जन का नियम लगा देंगे तो ध्यान रखना है कि जैसे ही ये लगा देंगे तो आपको करना क्या होगा कि आप किसी भी एक उपकक्ष में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता, यही सबसे मेन तथ्य है, सबसे मौलिक बात है पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दो ही भरना है, दो से कम हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। और यही कहना था पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी के द्वारा आपको कभी भी पूछ दे कि किसी भी उपकक्ष में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये किसका नियम है, तो पॉली का नियम। और इसको समझने के लिए आपको हम एक एग्जांपल बता देते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं P4, और P4 को ध्यान दें। P4 एक उपकक्ष है, और एक ऐसा उपकक्ष है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, और हमने कहा था P में 6 रह सकता अधिकतम। 6 रहने का मतलब कि 4 है, 2 कम है। अब 6 रखने के लिए जो हमने पढ़ा है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो अगर इसको रखा जाए ऐसे, तो रखने का बहुत तरीका है जो नियम के आधार से बंधा हुआ। अगर ऐसे रखें 1 2 3, ये 4, ये फॉलो हो रहा है। ये फॉलो ये हो रहा है कि यहां पर हुंड का नियम भी फॉलो हो रहा है, अफबाउ प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो एक ही उपकक्ष है, 2 का बात नहीं। लेकिन पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि यहां आप 2 ही रख सकते हैं। अगर चौथा की जगह 5वां आएगा तो यहां चलाएगा, छठा आएगा तो यहां चलाएगा। लेकिन कभी भी आप 2 से ज्यादा तीसरे में नहीं जा सकते। तीसरा मतलब 2 से ज्यादा अलावा तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डाल सकते, किसी में भी आप
अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होगा, और जैसे ही आप 2 से अलावा तीसरा रख देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या समान हो जाएगा। मतलब 2 के जगह अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और रख दिया जाए 3, तो फिर इन दोनों का क्वांटम संख्या समान हो जाएगा। या ऐसे ना रखें, इसके जैसा रख दें ऐसे, तो इसका और इसका क्वांटम संख्या क्या होगा? समान हो जाएगा। और इसलिए ये बंधा हुआ है कि आपको जब भी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन रखना है तो अधिकतम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये क्वांटम नंबर के हिसाब से सही है कि नहीं। अब जैसे देखें कि ये मान लें 2p4 है, 2p4 में ऐसे भरा गया है, दूसरा उपकक्ष है और दूसरा कक्ष है और उसका p उपकक्ष है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भरा हमने चारों को, ये 2p है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का अगर इन दोनों का, इसका और इसका हम लिखें क्वांटम संख्या, दोनों का अलग अलग, तो इसका इधर लिख के हम दिखा देते हैं, इसका इधर लिख के दिखाते हैं। क्वांटम नंबर 4 होता है, एक होता है n, एक होता है l, एक होता है m और एक होता है s। ये 4 क्वांटम संख्या होता, इसका भी यही होगा 4, n, l, m और s। 4 क्वांटम संख्या इसका भी और इसका भी, और चारों सिमिलर 2 ही का हो सकता है, 2 से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है कि 4 क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होगा। जब भी भरेंगे तो सभी क्वांटम संख्या समान नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन लगा हुआ कि जब भी रखेंगे तो इन दोनों का क्वांटम संख्या अलग अलग होना चाहिए। चारों में से 3 अधिकतम सही हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन चौथा हमेशा डिफरेंट हो। अब इसको लिखें तो यहां पर 2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को बता रहा है, तो इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। अजीमुथल क्वांटम नंबर p है, तो p के लिए इसका और इसका देखें तो p का हमने पढ़ा है कि s का 0 होता है, p का 1 होता है, तो इसका भी 1, इसका भी 1। अब m का जो होता है 1 के हिसाब से इसका -1 होता है, इसका 0 होता है, इसका +1 होता है 1 के हिसाब से। तो यहां पर जो है दोनों इसी में है, तो इसका भी -1 और इसका भी -1। यहां जो है s स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन को घूमने की दिशा बताता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा, जो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब घूमता है तो इसको +½ लेते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो -½ लेते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि 3 इसका और इसका दोनों का है, 2, 1, 1 और -1, ये तीनों समान है। लेकिन चौथा जो है ये इसका और इसका, ये +½ है, ये -½ है, तो ये क्या है? डिफरेंट है, और यही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इनके अलावा एक और रख दें ऐसे, तो इसका और इसका क्या होगा? दोनों का स्पिन क्वांटम संख्या इसका भी क्या होगा? +½ ही हो जाएगा, और इस हिसाब से चारों क्वांटम संख्या समान हो जाएगी, जो पॉली का प्रतिबंध लगा हुआ है कि ये कभी हो नहीं सकता। और यही वजह है कि आपको उप कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन का रखना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट 3 नियम विन्यास से संबंधित, एटॉमिक स्ट्रक्चर में या एटम से संबंधित, और ये तीनों नियम को आप हमेशा याद रखें। अक्सर यहां से सवाल पूछा जाएगा, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट पूछे तो आप गलती ना करें। तीनों का नियम, तीनों का तथ्य, किसके लिए कहां लागू होता है, किस रूप में इसको देखते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यही था विन्यास से संबंधित 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हम लोग को पढ़ना था। अब यहां के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी टॉपिक को हम यहां पर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम समझाने का प्रयास करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग यहां पर, क्योंकि वीडियो का बहुत सारे कमेंट्स आए कि वीडियो और बड़ा बनाइए। छोटे वीडियो में तथ्य बहुत कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ी सी मेरी कंपल्सन है कि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड बड़ा होने पर बहुत परेशानी होती है। कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को दें, लेकिन चूंकि वीडियो अपलोड होने में बहुत परेशानी होता है, इसके कारण हम वीडियो शॉर्ट करके बनाते हैं कि हम आसानी से अपलोड कर सके और आपको प्रॉपर वीडियो मिल सके। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि अब जो वीडियो आएगा वो प्रतिदिन सुबह 8 बजे के पहले आएगा। अब दिन भर में वेट नहीं करना आप लोग को कि वीडियो कब आएगा, इंतजार करते रहते हैं। काफी कमेंट्स आया इसके बारे में, फोन्स भी आए कि सर एक टाइम बना दीजिए कि उसी समय वीडियो आए, हम लोग उस समय देख लें। क्योंकि अनिश्चितता होता है कि आप कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम
तो हम लोग इंतजार करते हैं और इसके कारण वीडियो कंटिन्यूसली देख नहीं पाते। तो जो भी वीडियो आएगा वो अर्ली मॉर्निंग आएगा, सुबह में 7 बजे से 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा। आप उसको देख लें अच्छे से और पढ़ाई की शुरुआत करके ही अपने दिन का शुरुआत करें। तो चलिए अब हम लोग यहां पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक का नाम है आइसोटोप और एक का नाम है आइसोबार। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार सवाल पूछा गया। तो आइसोटोप और आइसोबार इसी चैप्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अक्सर एग्जाम में पूछता। इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो है ये समभारिक है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझना है और कंपैरेटिव स्टडी करना। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो तुलनात्मक स्टडी करें, एक को दूसरे के साथ जोड़ कर देखें कि दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या विविधता। तो दो चीज, आइसोटोप और आइसोबार क्या है, इसको समझना। और अक्सर पूछा एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां से सवाल यहां से नहीं पूछा गया। वो कमीशन की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, सचिवालय सहायक की बात करें, हर एग्जाम में पूछा गया और अक्सर पूछे। अभी बीपीएससी जो हुआ था उसमें भी पूछा है, बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल जाता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो फैक्चुअली डायरेक्ट नहीं पूछ करके चीजों को, तथ्य को इधर उधर करके पूछता। तो इन्हीं दोनों को समझे कि क्या है समस्थानिक और क्या है समभारिक। तो पहला समस्थानिक को समझने का प्रयास करें। तो समस्थानिक हम समझा देते हैं, फिर समभारिक और समस्थानिक का एक बेसिक जो डिफरेंस है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो हमने कभी कहा कि लंबा होने पर दिक्कत होता। तो यहां पर 2-3 स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं और उसके आधार पर आपको समस्थानिक को समझ लेना। एक तो समस्थानिक का मतलब होता है सम और प्लस स्थानिक। तो सम प्लस स्थानिक को समस्थानिक कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो सम मतलब समान और स्थानिक मतलब स्थान रखने वाला। तो ये ध्यान रखना, ये किसके बारे में है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो बोला गया है ये 2 या 2 से अधिक परमाणु के बारे में, 2 या 2 से अधिक परमाणु के बारे में यहां बताया गया। मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसा आइटम जिसका स्थान समान हो, उसको समस्थानिक कहें। एकदम ध्यान रखना। अब इस समान स्थान, तो स्थान समान रखने वाला 2 या 2 से अधिक आइटम। स्थान कहां, घर में नहीं, गाड़ी में नहीं, किसी सिनेमा हॉल में नहीं, पार्क में नहीं, रोड पर नहीं, कहां स्थान। तो स्थान जो आइटम का होता है वो आवर्त सारणी में होता। तो किसी भी तत्व को जब पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तो चर्चा होगा कि पीरियोडिक टेबल में 2 तरह से स्थान को निर्धारित किया गया, पीरियड और ग्रुप के आधार पर। तो पीरियड और ग्रुप के आधार पर जब 2 या 2 से अधिक एटम ऐसा हो नेचर में, प्रकृति में, जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान हो जाए तो उनको हम समस्थानिक माने। अब यहां समझना क्या है कि आवर्त सारणी में जो स्थान दिया जाता है वो स्थान परमाणु संख्या के आधार पर दिया जाता है। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखें। ये जो स्थान दिया जाता है वो परमाणु संख्या के आधार पर होता है। अगर परमाणु संख्या 10 है तो पीरियोडिक टेबल में 10वां स्थान पर होगा। परमाणु संख्या अगर 11 है तो 11वें स्थान पर होगा, 12 है तो 12वें स्थान पर होगा, 5 है तो 5वें स्थान पर होगा। तो स्थान जो पीरियोडिक टेबल में दिया गया आवर्त सारणी में, वो स्थान का निर्धारण परमाणु संख्या के आधार पर। मतलब परमाणु है 2 या 2 से अधिक जिसका आवर्त सारणी में स्थान समान है, और स्थान समान होने के लिए परमाणु संख्या आधार है। तो स्थान समान हो इसलिए ध्यान रखना है कि समस्थानिक जो भी होगा, 2 या 2 से अधिक एटम आपस में समस्थानिक होगा, उसमें 2 चीज होगा। पहला तो कि उन सभी परमाणु का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो होगा वो सेम होगा। ये ध्यान रखना, परमाणु संख्या सेम होगा हमेशा। दूसरा
कि इसी तत्व का जो इस एटम का जो दूसरा जो करेक्टर होगा कि इसका मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये ध्यान रखना, डिफरेंट, सेम मतलब एक होगा और डिफरेंट मतलब अलग अलग हो। तो सेम मतलब ये समान है और डिफरेंट मतलब भिन्न है, ये ध्यान रखना। तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आवर्त सारणी में सेम प्लेस देना है उसको। और सेम प्लेस तभी होता है जब परमाणु संख्या इस रूप में हो कि दोनों का समान हो जाए और मास नंबर डिफरेंट हो जाए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आइसोटोप बनेगा तो आइसोटोप जो होगा वो समान तत्व के परमाणु से बनेगा। समान तत्व का यह परमाणु होगा, मतलब एलिमेंट जो होगा एक ही होगा, एक ही जैसा होगा, दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल हम दें, जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H H H 3 समस्थानिक, समस्थानिक तीनों हाइड्रोजन ही। हमने कहा समान तत्व होना चाहिए, तो समान तत्व का परमाणु है, तीनों एक ही है। तीनों का परमाणु संख्या समान होना चाहिए, तो परमाणु संख्या सबका एक, इसका भी एक, इसका भी और एक इसका, तीनों का समान। मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3। तो तीनों कंडीशन फॉलो होगी। एटॉमिक नंबर सेम है, अर्थात पीरियोडिक टेबल में ये तीनों में से कोई भी एटम होगा वो परावर्त सारणी में पहले स्थान पर रहेगा, दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा और किसी स्थान पर जाएगा ही। चाहे हाइड्रोजन को रखना हो तो भी पहला पर रहेगा, इसको रखना हो तो भी रहेगा इसको। अब यहां ध्यान रखना है कि ये समस्थानिक का नाम बदलता है, तत्व तो एक ही है, लेकिन मास नंबर अलग होने की वजह से इसको जो है इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइटियम कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो एक ही तत्व है हाइड्रोजन का, तीनों परमाणु, लेकिन तीनों का मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए तीनों जो हैं ये आपस में आइसोटोप्स। अब इन तीनों का इस्तेमाल अलग अलग, ये जो है ये साधारण जल में मिलता है, जो हम लोग जल पीते हैं वो H2O इसी से बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोटियम जल बनाने के लिए चाहिए, पृथ्वी पर जो भी वाटर है वो इसी से बना हुआ है, जबकि ड्यूटेरियम जो है ये भारी जल बनाता है, D2O, इसको भारी जल कहते हैं। जब हम लोग नाभिकीय रिएक्टर पढ़ेंगे तो भारी जल की चर्चा होगी, अक्सर एग्जाम में भारी जल पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन है, लेकिन ड्यूटेरियम मास नंबर के कारण इसको D कहा जाता है। और ये जो है ये रेडियो सक्रिय, तो ध्यान रखना रेडियो एक्टिव है, और इसलिए इन तीनों के बारे में आपसे पूछेगा। और सैकड़ों आइसोटोप्स हैं हमारे नेचर में, प्रकृति में, जो हमारे लिए बहुत तरह के उपयोगिता के काम करते। तो यही आप के लिए आइसोटोप्स की बात। जब आइसो बाहर पढ़ देंगे तो वहां पर हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करके बताएंगे, जो अगले वीडियो में हम इन दोनों को और बढ़िया से अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझाने का प्रयास करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो देश हित में ना हो। हमारा हर काम देश हित में होना चाहिए, देश हित सर्वोपरि है और देश से ऊपर कुछ नहीं। तो अपने हर काम में देश हित को ध्यान में रख करके काम करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। थैंक यू।